Good morning everyone. Today we will discuss about equivalent matrix, theorem related to equivalent matrix and rank of a matrix, row and column echelon form, row and column reduced echelon form, row rank, and then we will discuss about column rank, and at last examples to determine row rank and column rank of a matrix. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। हम उन्हें इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब एक हम दूसरी से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चाहे वो रो ऑपरेशन लगाओ आप, चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओ, कि एक मैट्रिक्स से अगर दूसरी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाए बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? फाइनाइट ऑपरेशंस होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और इसकी नोटेशन है ए इज इक्विवेलेंट टू बी। हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली है 1 2 1 2 3 1 0 0 3। अब हमने क्या किया? पहले ऑपरेशन लगा दिया R1 एंड R2 को इंटरचेंज करने का, तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी 2 3 1 1 2 1 0 0 3। तो जो आपको ये नई मैट्रिक्स मिली है, ये हमने क्या किया? रो ऑपरेशन अप्लाई किया और आपको एक नई मैट्रिक्स मिली है, तो हम बोलेंगे ए आपके पास इक्विवेलेंट है बी के। बट यहाँ पर अब देखो क्या हुआ, हमने सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर कि ए आपने जो बी है आपने ऑब्टेन किया है ए से जस्ट बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन। ये हमने सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज़ किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया आर। तो इसको बोलते हैं हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ऑब्वियसली रो इक्विवेलेंट है तो आप उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बोलोगे, बट पर्टिकुलरली रो ऑपरेशन लगाया हमने सिर्फ, तो हम उसको बोलते हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल, अगर इसी ए मैट्रिक्स में हमने ऑपरेशन लगा दिया है कॉलम 1, कॉलम 1 ने ऐड कर दिया है कॉलम 2, तो आपको एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, सी रख दिया उसका नाम। फर्स्ट कॉलम में चेंज किया हमने, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम ऐड किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 5 0। सेकेंड कॉलम एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़। तो जो आपके पास सी आई है ये आपके पास इक्विवेलेंट है ए के। कैसे आई है? ये कॉलम ऑपरेशन लगाकर। तो यहाँ हम लिख देंगे सी कि आपके पास सी आपने ऑब्टेन की है ए से बाय अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन, तो हम इसे बोलेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। हम इसे सिर्फ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तब आप सिर्फ बोलोगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कि हमने रो ऑपरेशन भी लगाया और कॉलम ऑपरेशन भी लगाया दोनों साथ में, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि वो आपके पास क्या है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने मैट्रिक्स ले ली है ए, इस पे पहले हमने रो ऑपरेशन लिया, रो ऑपरेशन लगाया, रो 1 इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2। इसका क्या मतलब है? रो 1 चेंज करनी है आपको, रो 1 में रो 2 ऐड करनी है, तो आपके पास मैट्रिक्स मिल जाएगी। रो 1 चेंज हुई है, रो 1 में रो 2 ऐड कर दो, 4 2 -1, रो 2 एज इट इज़, रो 1 भी एज इट इज़। अब इसी पे फर्दर हमने एक ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 2 को हमने चेंज कर दिया कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? कॉलम फर्स्ट एज इट इज़, कॉलम थर्ड भी एज इट इज़। कॉलम 2 में क्या करेंगे? कॉलम 2 में 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 ऐड करेंगे, तो 2 + 8 हो जाएगा आपके पास 10। नेक्स्ट आप करोगे 2 + 6, ये आपके पास हो जाएगा
8। नेक्स्ट 1 + 2 ये हो जाएगा 3। तो अब जो नई मैट्रिक्स आई है इसका नाम हमने रख दिया C। देन A इज़ इक्विवेलेंट टू C या फिर C इज़ इक्विवेलेंट टू A। हमने C को ऑब्टेन किया है कैसे? A पर 2 ऑपरेशंस लगाकर, एक रो ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप R और C में से कुछ भी नहीं लिख। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। दैट मीन्स कि अगर हमने किसी एक मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं, चाहे वो रो हो कॉलम हो या दोनों लगाए हों आपने साथ में, तो उस मैट्रिक्स की रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए जो रैंक है एक मैट्रिक्स का वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास माइनर किस ऑर्डर का आपको मिला है, जो है नॉन ज़ीरो, या फिर अब और माइनर आपके पास क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो दैट मीन्स जो वैल्यू है रैंक की वो डायरेक्टली रिलेटेड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आती है या फिर नॉन ज़ीरो आती है। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला हमारे पास बाइनरी एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है इंटरचेंजिंग एनी टू डिस्टिंक्ट रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये समझने के लिए हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया 3x3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो A1 then B2 C3 minus C2 B3 minus A2 B1 C3 minus C1 B3 plus A3 B1 C2 minus C1 B2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ए का। अब हमने एक नई मैट्रिक्स बनाई जो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, उस पर ऑपरेशन लगा दिया R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 से। तो बी मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी B1 B2 B3 A1 A2 A3 और थर्ड रो एज इट इज C1 C2 C3। अब हम इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे B1 A2 C3 minus A3 C2 minus B2 A1 C3 minus A3 C1 plus B3 A1 C2 minus C1 A2। नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर A1 है वहाँ से हम A1 कॉमन ले लेंगे। A1 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा C2 B3 माइनस B2 C3। सिमिलरली जहाँ पर A2 है वहाँ से आप A2 कॉमन ले लोगे प्लस A2 माइनस B3 C1 प्लस A3 B2 C1 माइनस B1 C2। अब पूरे में से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। और ये वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली सेम है जो डिटर्मिनेंट ए की है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दैट मीन्स बी का डिटर्मिनेंट आ गया है माइनस ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमने किसी दो रो को इंटरचेंज किया है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है। दैट मीन्स अगर वो नॉन ज़ीरो है तो वो नॉन ज़ीरो रहेगी, अगर वो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ही रहेगी। और रैंक में हमें इसी से मतलब होता है कि ज़ीरो है या फिर नॉन ज़ीरो है। दिस implies if we interchange any two row or column of a matrix, then value of determinant remains unchanged numerically, but the sign is changed.
नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था हमारे पास कि हमने किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। बस कांस्टेंट पे आपके पास क्या कंडीशन थी कि के की वैल्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, आपको ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी रो या कॉलम को, अदरवाइज तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके लिए फिर से हमने ए मैट्रिक्स कंसिडर कर ली 3x3 की, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, 3x3 ऑर्डर की। इसका डिटर्मिनेंट वही सेम जो भी हमने कैलकुलेट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। सेम वही हमने फर्स्ट प्रोसेस को एक्सपेंड किया है। अब हमने इस मैट्रिक्स में किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी कांस्टेंट से के से, जहाँ पे के क्या होगा, नॉन ज़ीरो क्वांटिटी। तो सपोज कर लेते हैं हमने रो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है के से, तो आपके पास मैट्रिक्स अब क्या हो जाएगी, बी मैट्रिक्स A1 के A1 के A2 के A3, सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज़। अब हम इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे के इंटू A1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस के A2 B1 C3 माइनस C1 B3, सिमिलरली के A3 B1 C2 माइनस C1 B2। अब हम इस पूरे में से के कॉमन ले लेंगे। अब के कॉमन लेने के बाद देखो जो आपके पास क्वांटिटी बचेगी, ये वाली टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये टर्म अगर हम देखें तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से मैं क्या पता चला, बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, के टाइम्स ऑफ ए। दैट मीन्स अगर आपने किसी एक रो को के टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो उसका डिटर्मिनेंट भी उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे के पे क्या कंडीशन थी कि आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर बी का ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो ही रहेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो बी का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे फिर से रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इम्प्लाइज इफ़ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर, जैसे हमारे पास यहाँ पर आया है कि पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो गया, के से। नेक्स्ट ऑपरेशन है थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि हमने किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दूसरे रो कॉलम का कुछ मल्टीपल आपने ऐड किया है। इसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं थ्री मैट्रिक्स का। 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3, सेम वही C1 C2 C3। इसका डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं C1 पर, C1 इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ C2। तो हमें C1 में ऐड करना है के टाइम्स ऑफ C2, तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा B वो इक्वल हो जाएगा A1 के टाइम्स ऑफ A2 B1 प्लस के टाइम्स ऑफ B2 C1 प्लस के टाइम्स ऑफ C2, सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब हम इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो यहीं पर कर लेते हैं हम। किसके इक्वल हो जाएगा, ये एज इट इज़ दोबारा टर्म लिख दीजिए। अब हम इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस K टाइम्स A2 K टाइम्स B2 K टाइम्स C2 A2 B2, या एज इट इज़ आपके पास टर्म्स A3 B3 C3
ये टर्म आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस, अब यहाँ से आप के कॉमन ले सकते हो फर्स्ट कॉलम में से, तो के आपके पास बाहर आ जाएगा, हमारे पास टर्म बच जाएगी A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब जब हमने थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट किया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके इक्वल आ गया वापस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इसका मतलब डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही न्यूमेरिकली सेम वैल्यू है, साइन भी चेंज नहीं हुए आपके पास, ना कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, एज इट इज़ सेम आ गया है। एंड दैट मीन्स कि रैंक पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तीनों बाइनरी ऑपरेशन लगाने से। एंड दैट मीन्स कि आप 6 में से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे होगे, मैट्रिक्स की रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ सेम रहेगी। मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स को हम रो एक्लिन मैट्रिक्स कब कहेंगे, वो कुछ कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हमने ले लिया एक m/n की मैट्रिक्स ले ली, जिसका हमने नाम रख दिया A। इसे हम रो एक्लिन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इज कॉल्ड रो एक्लिन मैट्रिक्स if it satisfy following conditions। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, मतलब जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इन ईच रो, हम यहाँ पे रो एक्लिन फॉर्म की बात करें तो हम रो पे कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है इन ईच रो, हर एक रो में, in each row of non-zero row, in each non-zero row is unity, which is called leading entry of the row। मीनिंग क्या है इसका, कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, सपोज ये है, ये आपके पास रो कैसी है, नॉन ज़ीरो रो है, ज़ीरो रो होगी जब सारे एलिमेंट आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। इस नॉन ज़ीरो रो में जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट ये है और जो कि नॉन ज़ीरो है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एंट्री। ये जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास होनी चाहिए 1, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो रो एक्लिन फॉर्म में है। जो भी हर एक रो में जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास होनी चाहिए 1। जैसे ये 1 नहीं है, अगर ये 1 नहीं है तो ये रो एक्लिन फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है 0 0 3 1। अगर हम नेक्स्ट रो की बात करें तो यहाँ सबसे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, 3। ये भी आपके पास क्या है, लीडिंग एंट्री। तो अब ये जो लीडिंग एंट्री है ये भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 1, बट यहाँ पे क्या है 3। हर एक रो के लिए होनी चाहिए, ये नहीं सिर्फ एक रो के लिए, हर एक रो के लिए आपको चेक करना है। अगर हम रो थर्ड की बात करें तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है 1, और हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 ही नहीं होनी चाहिए अगर हम रो एक्लिन फॉर्म में उसको चेंज कर रहे हैं। यूनिटी का मतलब है ये होनी चाहिए 1, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए थी 1, जितनी भी लीडिंग एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है, और वो क्या है 1, ये सही है, रो एक्लिन फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट रो अगर हम रो की बात करें सेकंड रो, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 1, तो करेक्ट है, हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, दैट इज़ लीडिंग एंट्री।
अगर हम थर्ड रो पे जाएं तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 3, बट ये आपके पास क्या होना चाहिए था, 1, तभी हमारे पास ये क्या होती, रो एक्लन फॉर्म। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जितनी भी रोज हैं उसमें जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो आपके पास 1 होना चाहिए, और उसको हम कहते हैं लीडिंग एंट्री। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, जितनी भी आपके पास ज़ीरो रो होनी चाहिए, जितनी भी आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए वो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो रोज उनसे ऊपर होनी चाहिए। कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो ऊपर आपके पास सारी की सारी नॉन ज़ीरो रोज होनी चाहिए, और अगर कोई ज़ीरो रो एग्जिस्ट करती है तो सबसे बॉटम में होनी चाहिए। अगर कोई एग्जिस्ट करती है तभी जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज हैं वो सारी की सारी ऊपर मैट्रिक्स में, और जितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं वो बॉटम में होनी चाहिए। ठीक है, ऑल ज़ीरो रोज आर इन बॉटम ऑफ अ मैट्रिक्स, तब हम उसे बोलेंगे कि वो आपके पास रो एक्लन फॉर्म में है। फर्स्ट कंडीशन कि जितने भी रो हैं उनका जो नॉन लीडिंग एंट्री है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 1। सेकेंड कंडीशन कि जितनी भी आपके पास नॉन ज़ीरो रोज हैं वो ऊपर होनी चाहिए, और जितनी भी ज़ीरो रोज हैं वो नीचे बॉटम में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास है ए, हमने ये ले लिया 1 0 0, अब जो ये मैट्रिक्स है ये सेकंड कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, जो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और ज़ीरो रो आपके पास बॉटम में आ रही है, बट ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या था, जितनी भी लीडिंग एंट्री है वो होनी चाहिए 1, यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 है, करेक्ट। इस रो में आपके पास लीडिंग एंट्री क्या है, 3, बट ये क्या होनी चाहिए थी, 1। क्लियर है, तो ये अभी रो एक्लन फॉर्म में नहीं है हमारे पास। सेकंड कंडीशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करिए, बट ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रो। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर ली, फर्स्ट एलिमेंट 0, ये हमने फर्स्ट रो लिख लिया। अब देखो पहली कंडीशन क्या थी आपके पास, कि जो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री होनी चाहिए 1, वो सेटिस्फाई कर लिया। अब देखो 1 है आपके पास लीडिंग एंट्री, इस लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब जो इसे नेक्स्ट रो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक ज़ीरो होनी चाहिए, कम से कम एक ज़ीरो तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब जो सेकेंड रो है उसमें यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो होना चाहिए 0, उसके बाद यहाँ पे लीडिंग एंट्री आएगी सेकेंड रो की, या हो सकता है यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है, इससे पहले 1 से पहले लीडिंग एंट्री से पहले एक भी ज़ीरो नहीं है, तो इस वाली रो में कम से कम एक ज़ीरो आएगी, कम से कम एक ज़ीरो आएगी मतलब 2 भी आ सकती हैं, उसके बाद इसकी लीडिंग एंट्री आ सकती है। या हो सकता है इसके पास कितनी है, इससे आगे एक भी नहीं। अब यहाँ पे सिमिलरली वही केस कि यहाँ पे 3 ज़ीरो भी आ सकती हैं, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री आएगी। या हो सकता है यहाँ पे सारी की सारी आपके पास क्या हो जाए, 0। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास रो है, फर्स्ट रो में जैसे हम देख रहे हैं, फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री है 1, 1 से आगे आपके पास ज़ीरो कितनी है, एक भी नहीं, तो सेकंड रो में कम से कम एक ज़ीरो आएगी आपके पास, सबसे पहली एंट्री एक, कम से कम एक ज़ीरो होगी सबसे पहली एंट्री, उसके बाद लीडिंग एंट्री आएगी, मतलब उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो एंट्री आएगी। तो 1 2 3 4 कितनी भी आपके पास हो सकती हैं, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं हम इसके। हमने एक ए ले लिया, उसकी फर्स्ट रो हमने ये ले ली। अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो होनी चाहिए 1, यहाँ पे 1 है। सेकंड कंडीशन थी कि सारी नॉन ज़ीरो रोज ऊपर आएंगी, ज़ीरो रोज नीचे आएंगी, और थर्ड कंडीशन तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब थर्ड कंडीशन में ये आपके पास क्या है, लीडिंग एंट्री, ये आपके पास है लीडिंग एंट्री।
लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो है? एक। इसका मतलब जो इससे नेक्स्ट रो है, सेकंड रो, ये रो 1, इससे जो नेक्स्ट रो है उसमें आपके पास कम से कम स्टार्टिंग में 2 ज़ीरोज़ होनी चाहिए। यहाँ पे एक है तो उससे कम से कम एक ज़्यादा तो होनी चाहिए, स्टार्टिंग में कम से कम 2 ज़ीरो होने चाहिए। उसके बाद इसकी लीडिंग एंट्री आएगी और वो क्या होनी चाहिए? 1। लीडिंग एंट्री आपके पास होनी चाहिए 1। उसके बाद आपके पास कोई भी एलिमेंट हो। अब देखिए रो 2 में लीडिंग एंट्री से पहले, ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरोज़ आई हैं? 2। तो नेक्स्ट रो में कम से कम आपके पास 3 ज़ीरोज़ होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए, 4 भी हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास आएगी लीडिंग एंट्री और वो क्या होनी चाहिए? लीडिंग एंट्री 1। उसके बाद कोई भी एलिमेंट हो। अब इस वाली रो में आपके पास कितनी ज़ीरोज़ हो गई? लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो हो गई? 3। तो नेक्स्ट रो में आपके पास कम से कम स्टार्टिंग में 4 ज़ीरोज़ आएंगी, उसके बाद आपके पास लीडिंग एंट्री आएगी और लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? 1। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, ये हमने बोले कम से कम 4 ज़ीरोज़ आएंगी, 5 भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया एक मैट्रिक्स, एक और कंसीडर कर लेते हैं बी। ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स, इसकी फर्स्ट रो ये है हमारे पास। अब फर्स्ट रो ये है तो फर्स्ट रो में ये आपके पास क्या है? लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए हमारे पास? 0, सॉरी 1। लीडिंग एंट्री आपके पास होनी चाहिए 1। अब लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2। तो उससे नेक्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ तो आएंगी, एक और एक्स्ट्रा, कम से कम एक और एक्स्ट्रा आएगी, तो आ गई 3। अभी आपके पास क्या हो गई? 0 रो बन गई। तो अगर इसको रो एक्लेन फॉर्म में होना है तो क्या होना था कि सारी ज़ीरोज़ नीचे आएंगी, सारी ज़ीरो रोज़ हैं वो नीचे आएंगी। इसका मतलब नेक्स्ट रो पे क्या होना पड़ेगा? 0। अब जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो ज़रूरी नहीं है आपके पास रो एक्लेन फॉर्म में होंगी, हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे रो एक्लेन फॉर्म में, होंगी नहीं, हम उसको रिड्यूस करेंगे रो एक्लेन फॉर्म में। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। थर्ड पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए हमने, चेक करते हैं हमारे पास रो एक्लेन फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स में जितनी भी लीडिंग एंट्रीज हैं, ये आपके पास लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री, ये सारी की सारी क्या है? 1। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई की है। सेकंड कंडीशन क्या थी? अगर कोई 0 रो एग्जिस्ट करती है वो तो वो सबसे बॉटम में होनी चाहिए, बट यहाँ पे 0 रो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सेकेंड पॉइंट चेक नहीं करना। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था कि जो भी आप पे फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री है उससे पहले आप 0 चेक करोगे कितनी 0 है, एक भी 0 नहीं है, तो नेक्स्ट रो में कम से कम एक 0 होनी चाहिए उसकी लीडिंग एंट्री से पहले, तो है यहाँ पे 0। आपके पास सारी क्या है? लीडिंग एंट्रीज। अब इस रो में लीडिंग एंट्री है, सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री है 1, उससे पहले आपके पास कितनी 0 है? 1। तो नेक्स्ट रो में कम से कम 2 0 होने चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले, तो हमारे पास 2 0 हैं लीडिंग एंट्री से पहले, तो इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आपके पास ए क्या है? रो एक्लेन मैट्रिक्स। बी की अगर हम बात करें तो लीडिंग एंट्री देख लेते हैं सबसे पहले, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री भी 1 है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है? 2। ये क्या होनी चाहिए थी? 1। इसका मतलब ये रो एक्लेन फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीडिंग एंट्री चेक करनी है सबसे पहले आपको, हर एक रो की लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री क्या है? जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, तो इसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 है, ठीक है, इसकी लीडिंग एंट्री भी 1 है, नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री भी 1 है, और फोर्थ रो में तो लीडिंग एंट्री है ही नहीं आपके पास, क्योंकि सारे लीडिंग एंट्री आपके पास एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट आपको सेकेंड स्टेप क्या चेक करना है? सेकेंड पॉइंट है जो कि जितनी भी 0 रोज़ हैं वो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए, वो करेक्ट है, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ऊपर हैं और जो 0 रो है आपके पास यहाँ पे बॉटम में प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जितनी भी लीडिंग एंट्री से 0 है, 1, फर्स्ट रो पे आओ, लीडिंग एंट्री है 1, इससे पहले 0 कितनी है? एक भी नहीं है, तो नेक्स्ट रो में कम से कम एक 0 होनी चाहिए उसकी लीडिंग एंट्री से पहले, इसकी लीडिंग एंट्री से पहले यहाँ पे एक 0 प्रेजेंट होनी चाहिए, वो है। दैट मीन्स रो 1 भी ठीक है, रो सेकंड भी ठीक है। रो थर्ड पर आते हैं। अब रो सेकंड पर देखो, पहले लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 है? 1, तो इसका मतलब रो थर्ड में कम से कम लीडिंग एंट्री से पहले 2 0 प्रेजेंट होनी चाहिए, तो क्या यहाँ पे कम 2 0 हैं? बिल्कुल है, 2 0 से एक्स्ट्रा है,
तो वो चलेगा, कम से कम 2 ज़ीरोज़ होनी चाहिए। तो थर्ड रो भी आपके पास ठीक है, और फोर्थ रो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है आपके पास, 0 रो है वो बॉटम में होनी चाहिए। तो इसका मतलब सी हमारे पास क्या है, रो एक्लेन फॉर्म में है। नेक्स्ट डी, सबसे पहले हम लीडिंग एंट्री चेक करेंगे, 1 1। तो हमारे पास यहाँ पे लीडिंग एंट्री जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, 1। तो कंडीशन फर्स्ट को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि लीडिंग एंट्रीज हैं 1। सेकंड कंडीशन थी जितनी भी 0 रोज हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, बॉटम में, बट यहाँ 0 रो ही नहीं है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसने सेटिस्फाई कर दिया, सेकंड नहीं है तो मतलब सेटिस्फाई कर दिया, जब चेक ही नहीं करना आपको। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या था कि फर्स्ट रो पे आओ, फर्स्ट रो में आपके पास क्या है, 1 1 से आगे कितनी लीडिंग एंट्री है, 1 1 से आगे कितनी 0 है, 2। तो नेक्स्ट रो में कम से कम आपके पास 3 ज़ीरोज़ होनी चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले, तो बट यहाँ पे कितनी है, 1 2। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट इसने सेटिस्फाई नहीं किया। यहाँ पे एक और आपके पास 0 प्रेजेंट होनी चाहिए थी, तभी हम बोलते कि ये रो एक्लेन फॉर्म को फिर ये सेटिस्फाई करती, बट फिर उसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एंट्री आपके पास 1, मतलब वो आगे कंडीशन है। कंडीशन कहाँ फेल कर गई कि यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए था, 0। तो ये रो एक्लेन फॉर्म नहीं है आपके पास। ई, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीडिंग एंट्रीज, लीडिंग एंट्री हर एक रो की क्या है, 1। तो इसने फर्स्ट कंडीशन क्या की है, फुलफिल की है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जितनी भी 0 रोज हैं वो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए, सेकंड रो कंडीशन भी ठीक है, जो आपके पास 0 रो है वो आपके पास बॉटम में प्रेजेंट है। थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है 1 1 से पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक भी नहीं, तो इसका मतलब नेक्स्ट रो में कम से कम लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक 0 होनी चाहिए, प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब सेकंड रो भी ठीक है आपके पास, फर्स्ट रो भी। थर्ड रो पे आओ, अब फर्स्ट रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 है, 1। तो नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम 2 0 होनी चाहिए, तो प्रेजेंट है 3 प्रेजेंट है। अगर हम इसकी बात करें, अब इसकी लीडिंग एंट्री है 1, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी 0 है, 1 2 3, तो इसका मतलब नेक्स्ट रो में कम से कम 4 0 होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है तीनों कंडीशंस। तो ई आपके पास क्या है, रो एक्लेन फॉर्म। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ, लीडिंग एंट्री आपके पास रो 1 की लीडिंग एंट्री है 1, रो 2 की लीडिंग एंट्री है 1, रो 3 की लीडिंग एंट्री है 1। तो फर्स्ट पॉइंट इसने सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड पॉइंट था कि अगर कोई 0 रो है तो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए, बट 0 रो प्रेजेंट ही नहीं है, तो सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाइड। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लीडिंग एंट्री से पहले 0 आपके पास एक भी नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले कम से कम एक 0 होनी चाहिए, प्रेजेंट है। अब सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 है, तो इसका मतलब थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले 2 0 होनी चाहिए कम से कम, तो वो प्रेजेंट है। तो इसने भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। दैट मीन्स एफ भी आपके पास क्या है, रो एक्लेन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को हम रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब हमने जो तीनों अभी कंडीशन डिस्कस की हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं और साथ में एक्स्ट्रा एक और कंडीशन ऐड हुई है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, तो हम उसे बोलेंगे रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स। वो एक्स्ट्रा कंडीशन हमारे पास क्या है, ईच कॉलम विच कंटेन्स अ लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो, हर एक कॉलम जिसमें रो की लीडिंग एंट्री है, हैज़ ऑल अदर एंट्रीज 0, कि उस लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज उस कॉलम में क्या होनी चाहिए, 0s। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास मैट्रिक्स है, कंसिडर कर लिया हमने 1 -2 0 4। अब हम चेक करते हैं क्या ये आपके पास, पहले हम चेक करेंगे क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें रो एक्लेन मैट्रिक्स के लिए चाहिए थी। पहली कंडीशन थी कि जितनी भी आपके पास लीडिंग एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1। तो ये आपके पास लीडिंग एंट्री है, तो लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या है, 1। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई हो गई।
सेकंड कंडीशन थी कि जितनी भी आपके पास जीरो रोज होंगी वो होनी चाहिए बॉटम में, बट यहाँ पे जीरो रोज नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन थी यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले कितनी जीरोज हैं, एक भी नहीं, तो नेक्स्ट रो में कम से कम एक जीरो होनी चाहिए लीडिंग एंट्री से पहले, वो हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, तो इससे नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट टू जीरो होनी चाहिए, वो प्रेजेंट है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, रो एक्लेन मैट्रिक्स। बट अगर हमें इसे रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स बनाना है तो एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है, वो क्या ऐड हुई है कि जैसे आपके पास ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन है, ये 1, तो इस लीडिंग एंट्री वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस लीडिंग एंट्री वाला जो कॉलम है उसमें लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी सब होने चाहिए ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। सिमिलरली अब ये आपकी नेक्स्ट सेकेंड रो है, सेकेंड रो में हमारे पास लीडिंग एंट्री कौन सी है, सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री ये है, तो इस लीडिंग एंट्री वाला कॉलम लो आप, ये कॉलम, ठीक है, अब कॉलम लेना है लीडिंग एंट्री वाला कॉलम। तो इस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट होने चाहिए ज़ीरो, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए था, ज़ीरो। नेक्स्ट अगर रो थर्ड पे जाना है हमें रो वाइज है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कॉलम लेना है। तो थर्ड अगर हम रो पे जाएं तो लीडिंग एंट्री है 1, तो इस लीडिंग एंट्री वाला हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, उस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो। तो यहाँ पे 3 की जगह आपके पास होना चाहिए था ज़ीरो, तब हम बोलते कि ये आपके पास क्या है, रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। क्लियर है सबको। हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया, हमने ए मैट्रिक्स ले ली, तो हम चेक करते हैं क्या ये आपके पास रो एक्लेन मैट्रिक्स है, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स है। तो रो एक्लेन मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन जितनी भी लीडिंग एंट्री है वो आपके पास 1 होनी चाहिए रो के लिए, तो रो में फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 है, सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री 1 है, थर्ड रो में लीडिंग एंट्री 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन थी कि जितनी भी ज़ीरो रोज़ है वो आपके पास बॉटम में होनी चाहिए, तो आपके पास है नॉन ज़ीरो रोज़, या आपके पास है ज़ीरो रो, तो ज़ीरो रो आपके पास वो कहाँ पे है, बॉटम में, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन है यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री है ये आपके पास है लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो है, एक भी नहीं, तो नेक्स्ट रो में कम से कम एक ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए उसकी लीडिंग एंट्री से पहले, तो एक ज़ीरो प्रेजेंट है उसकी लीडिंग एंट्री से पहले। सेकेंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो है, 1, तो इसका मतलब नेक्स्ट रो में उसकी लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट 2 ज़ीरो प्रेजेंट होनी चाहिए, तो 2 है यहाँ पे, 2 से ज़्यादा ही है, कितनी है, 3, ठीक है। सेम नेक्स्ट आपके पास ज़ीरो रो है, तो आप उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई। इसका मतलब ये आपके पास क्या बन गई है, रो एक्लेन मैट्रिक्स। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स है, तो उसके लिए फोर्थ कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हुई है, उसमें आपको क्या करना है, लीडिंग एंट्री कंसीडर करनी है। लीडिंग एंट्री वाली आपको जो फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री है ये, उस लीडिंग एंट्री को लेकर जिसमें वो लीडिंग एंट्री है वो आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, तो आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया, इस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री होनी चाहिए ज़ीरो, वो ज़ीरो है। अब सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो, सेकेंड रो के आप लीडिंग एंट्री क्या है ये, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, ज़ीरो। नेक्स्ट रो आते हैं थर्ड रो, थर्ड रो में लीडिंग एंट्री ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, तो इस कॉलम में लीडिंग एंट्री को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब देखो हम ये थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम चेक नहीं कर रहे क्योंकि उनमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, जिसमें लीडिंग एंट्री है आपको उसी के लिए चेक करना है, दैट मीन्स फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ये आपके पास क्या बन गई है, रो रिड्यूस एक्लेन मैट्रिक्स।
जैसे हमने रो एक्लेन फॉर्म की है, सिमिलरली हमारे पास सेम कंडीशन है कॉलम एक्लेन फॉर्म के लिए। बस ये हो जाएगा जहाँ पे रो का यूज़ था वहाँ पे हम कॉलम पे काम करेंगे, जहाँ जहाँ रो था वहाँ पर कॉलम आ जाएगा। तो जैसे वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हर एक रो की जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, हर एक कॉलम की जो लीडिंग एंट्री है वो होनी चाहिए 1। कि आपके पास फर्स्ट कॉलम है, इसकी लीडिंग एंट्री आपके पास होनी चाहिए 1। ये सेकंड कॉलम है, इसकी लीडिंग एंट्री आपके पास होनी चाहिए 1। ये थर्ड कॉलम है, इसकी लीडिंग एंट्री भी होनी चाहिए थी 1, बट यहाँ पे क्या है 3 होनी चाहिए आपके पास 1। तभी आपके पास ये क्या होगा, कॉलम एक्लेन फॉर्म में। वही सेम कंडीशन है जो हमने रो के लिए यूज़ की है। नेक्स्ट कंडीशन रो के लिए आपके पास था कि जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज होनी चाहिए वो आपके पास ऊपर होनी चाहिए प्रेजेंट मैट्रिक्स में, और ज़ीरो रोज बॉटम में प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, जितने भी ज़ीरो कॉलम है वो राइट हैंड साइड होने चाहिए मैट्रिक्स के, और नॉन ज़ीरो कॉलम्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए। इस साइड सारे आपके पास नॉन ज़ीरो कॉलम्स होने चाहिए, एंड राइट हैंड साइड आपके पास अगर कोई ज़ीरो कॉलम प्रेजेंट है तो वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स है कि 0 0 वाले जो कॉलम है वो सारे आपके पास राइट हैंड साइड प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड कंडीशन भी एग्जैक्टली सेम है आपके पास। वहाँ पे आप क्या करते थे कि अगर आपके पास लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री से पहले एक भी ज़ीरो नहीं है, तो नेक्स्ट रो में आपके पास लीडिंग एंट्री से पहले एक ज़ीरो होनी चाहिए एटलीस्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे कॉलम पे करेंगे, जैसे फर्स्ट कॉलम सपोज आपके पास ये है, फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री ये है, लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो हैं, एक भी नहीं। तो नेक्स्ट कॉलम में जो लीडिंग एंट्री आएगी, जहाँ भी आएगी लीडिंग एंट्री, उससे पहले एटलीस्ट 1 0 प्रेजेंट होनी चाहिए। अब सेकंड कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो हैं, 1। तो इसका मतलब थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट 2 0 होनी चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 मतलब 3 भी हो सकती है, उसके बाद आपके पास लीडिंग एंट्री आनी चाहिए। अब जैसे थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी ज़ीरो है, 3। तो इसका मतलब फोर्थ कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट आपके पास 4 0 आनी चाहिए, 4 से ज़्यादा भी आ सकती है, सेम जैसा हमने रो में किया था। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम एक्लेन फॉर्म। अगर इन तीनों कंडीशन के साथ एक और हम फोर्थ कंडीशन ऐड कर दें, जैसे हमने अभी ऐड की थी, और क्या बना था वो, रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म, तो अब ये बन जाएगा कॉलम रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास तीनों कंडीशन के साथ साथ ये एक्स्ट्रा कंडीशन एक और सेटिस्फाई हो जाए, ईच रो विच कंटेन्स लीडिंग एंट्रीज हैज़ ऑल अदर एंट्रीज ज़ीरो। जैसे वहाँ पे आपने क्या किया था, लीडिंग एंट्री ली थी, लीडिंग एंट्री वाला कॉलम सेलेक्ट किया था और उसके सारे एलिमेंट्स को ज़ीरो देखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीडिंग एंट्री वाला रो सिलेक्ट करेंगे, उस रो में सारी एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए लीडिंग एंट्री को छोड़कर, तब हम उसे बोलेंगे कॉलम रिड्यूस एक्लेन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम चेक करते हैं पहले क्या ये कॉलम एक्लेन फॉर्म है। तो फर्स्ट कंडीशन जो लीडिंग एंट्री है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉलम की लीडिंग एंट्रीज। तो ये कॉलम की लीडिंग एंट्री है, ये सेकंड कॉलम की लीडिंग एंट्री और थर्ड कॉलम की लीडिंग एंट्री नहीं है। तो लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है, यूनिटी। कॉलम वाइज चेक करें अब हम। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था, अगर आपके पास कोई ज़ीरो कॉलम है तो वो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो ज़ीरो कॉलम है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे है, तो कंडीशन 1 भी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन थर्ड, यहाँ पे 1 है, लीडिंग एंट्री क्या है 1, 1 से ऊपर आपके पास कितनी ज़ीरो है, एक भी नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री से पहले एटलीस्ट 1 0 होगी, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई। नेक्स्ट कंडीशन, अब नेक्स्ट हम फोर्थ कंडीशन चेक करेंगे कि लीडिंग एंट्री वाली जो रो है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री है, फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप रो सिलेक्ट करोगे। इस रो में लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो, सेटिस्फाई हो रही है। और लीडिंग एंट्री हमारे पास कौन सी है, ये रही लीडिंग एंट्री। इस लीडिंग एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, रो। उस रो में लीडिंग एंट्री को छोड़ के बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, तो ये कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई हुई है। रो सेकंड और रो फोर्थ को चेक नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी लीडिंग एंट्री प्रेजेंट
नहीं है। इसका मतलब फोर्थ कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है? कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ नोट है। फर्स्ट नोट, अ ज़ीरो मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, वो हमेशा आपके पास रो एक्लन फॉर्म में भी होते हैं और कॉलम एक्लन फॉर्म में भी होते हैं। चेक कर सकते हो आप, ये दोनों आपके पास रो एक्लन फॉर्म और कॉलम एक्लन फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। रो एक्लन रिड्यूस फॉर्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, वो हमारे पास रो एक्लन फॉर्म भी होती है और कॉलम एक्लन फॉर्म भी होती है। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी होती है और कॉलम रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी होती है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में है और अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो आपके पास कॉलम एक्लन फॉर्म में हो जाएगा। देन इट्स ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज, वो आपके पास हो जाएगा कॉलम एक्लन फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मैट्रिक्स ले ली ए, नेक्स्ट वी हैव रो रैंक। रो रैंक आपके पास होता है, रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ये जितनी नॉन ज़ीरो रोज हैं, कहाँ पर? नॉन ज़ीरो रोज ऑफ ए इन रो एक्लन फॉर्म किया आपने। जब ए मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, उसमें जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं वो आपके पास क्या होंगी? रो रैंक। और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, रैंक की ऐसे होती है, रैंक ऑफ ए। रो रैंक की बात कर रखी है तो नीचे आपके पास आ जाएगा आर, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली हमारे पास कॉलम रैंक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स। किसमें कॉलम? कहाँ के कॉलम की बात कर रहे हैं हम? इन कॉलम एक्लन फॉर्म। ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमें रो रैंक और इसकी रिप्रेजेंटेशन है दिस, सी आ जाएगा कॉलम रैंक। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गिवन मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, या तो रो एक्लन फॉर्म में या फिर कॉलम एक्लन फॉर्म में। तो वहाँ पे हम नॉन ज़ीरो रोज को कैलकुलेट करेंगे, वही आपके पास रो रैंक होगा, या नॉन ज़ीरो कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास कॉलम रैंक होगा। और रिड्यूस कैसे करना है किसी गिवन मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म या कॉलम एक्लन फॉर्म में, वो हम फर्दर एग्जाम्पल से समझेंगे।